वेलकम एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना अगला चैप्टर जिसका नाम है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हम यहाँ पे लिक्विड और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो लिक्विड है वो बाकी जो स्टेट हैं जिनको हम जनरली पढ़ते हैं जैसे सॉलिड स्टेट और गैसीय स्टेट उनसे कैसे डिफर करता है। आपको पता है जो सॉलिड्स होते हैं उनका रेगुलर पैटर्न होता है, अरेंजमेंट होता है। और अगर हम अमरफस सॉलिड की बात करें तो बेशक से रेगुलर पैटर्न जो है वो लॉन्ग रेंज ना हो लेकिन शॉर्ट रेंज तो ज़रूर होता है। बात करें गैसेस की तो गैसेस में कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता। तो जो सॉलिड हैं उनके अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी पास पास होते हैं, यानी कि उनकी क्लोज पैकिंग होती है। जब कोई पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के इतना क्लोज होगा तो बीच में जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा, और जितना बीच में गैप कम होगा तो एक पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा। जब पार्टिकल अकेला पार्टिकल किसी और डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता अपने सराउंडिंग को छोड़ के, तो हम कह सकते हैं कि वो जो बॉडी है वो रिजिड है, यानी पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के विद रिस्पेक्ट टू अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पा रहा है। और जो पार्टिकल पार्टिकल के बीच में गैप है वो भी काफ़ी कम है। बात करें गैसेस की तो गैसेस के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, सपोज पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप होता है और वो रैंडम मोशन में रहते हैं। लाइक ये पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, दूसरा पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, तीसरा कोई और पार्टिकल वो इस तरफ आ रहा है, और आपस में कोलाइड करते रहते हैं, रैंडम मोशन में रहते हैं। और पार्टिकल पार्टिकल के बीच का गैप भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन बात करें लिक्विड स्टेट की तो लिक्विड स्टेट के अंदर पार्टिकल मूव तो कर सकते हैं, जैसे आपको पता है लिक्विड फ्लो करते हैं, लेकिन इतना भी मूव नहीं कर सकते जितना गैसेस के होते हैं। यानी कि अगर हम सॉलिड की बेसिक प्रॉपर्टी देखें तो हम कहते हैं सॉलिड वो सब्सटेंस हैं जिनका जो वॉल्यूम है वो भी डेफिनेट हो और जो शेप है वो भी डेफिनेट हो। गैसेस की बात करें, ना तो वॉल्यूम डेफिनेट ना ही शेप डेफिनेट। आपने किसी भी कंटेनर के अंदर गैस को डाला तो पूरे कंटेनर को फिल कर लेगी, ठीक है। और कितना ही छोटा या बड़े कंटेनर में उतनी ही गैस को डालो तो प्रेशर कम ज़्यादा होगा और उसका वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर लेगी। जबकि सॉलिड में अगर आप किसी बुक को देखते हैं जो कि सॉलिड है तो वो ना तो अपना वॉल्यूम चेंज करता है और ना ही इजीली अपनी शेप चेंज करता है। बात करें लिक्विड की तो लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स रहता है। लिक्विड का वॉल्यूम क्या रहता है, फिक्स रहता है। लेकिन जो उसकी शेप है वो शेप वो कंटेनर वाली शेप लेता है, यानी शेप उसकी फिक्स नहीं है। वॉल्यूम फिक्स है, शेप फिक्स नहीं है। यानी सॉलिड से अगर हम गैसेस की तरफ जाते हैं तो शेप और वॉल्यूम जो सॉलिड में फिक्स थे गैसेस में बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। लिक्विड में सिर्फ वॉल्यूम फिक्स है, शेप फिक्स नहीं है। ये तो बात हो गई हम जो फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं उनकी। लेकिन इन फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार कौन है, इनके लिए जिम्मेदार है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस। मैंने कहा इंट्रैक्शन यानी कि अट्रैक्शन और रिपल्शन सबका जो आउटकम है उसके ऊपर डिपेंड करता है इनकी बाकी सारी जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो। सॉलिड की हम बात करें तो सॉलिड के अंदर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से बॉन्डेड रहता है। कैसे, या तो कोवलेंट बॉन्ड होगा या फिर आयनिक बॉन्ड होगा, ठीक है। या तो कोवलेंट बॉन्ड होगा या आयनिक बॉन्ड होगा, या फिर अगर मेटल है तो मेटेलिक बॉन्ड होगा। लेकिन अगर हम बात करें लिक्विड और गैसेस की जिनके अंदर जो पार्टिकल पार्टिकल के बीच का गैप है वो ज़्यादा है सॉलिड वाले गैप से, तो उस केस में क्या होता है कि पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में बॉन्ड नहीं होता, बॉन्ड नहीं होता, सिर्फ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस होते हैं। अब ये कौन से इंट्रैक्शन हैं हम उनको पढ़ेंगे। हालांकि वो इंट्रैक्शन गैसियस फेज में भी होते हैं और लिक्विड फेज में भी होते हैं, लेकिन लिक्विड फेज में ज़्यादा होते हैं, गैसियस फेज में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस कम होते हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हम बात करते हैं सबसे पहले पोलर पार्टिकल्स की। मान लिया मॉलिक्यूल पोलर हैं, पहला भी पोलर पार्टिकल है, लाइक ये पॉजिटिव पोल ये नेगेटिव पोल, और दूसरा पार्टिकल भी पोलर है,
ये पॉजिटिव पोल, ये नेगेटिव पोल। जब पोलर पोलर पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन होती है तो वो कैसे होती हैं कि पहले का नेगेटिव पोल दूसरे के पॉजिटिव पोल से अट्रैक्शन फील करता है, और पहला डाइपोल और दूसरे डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन होती है। अब क्योंकि ये डाइपोल बने बनाए हैं, जस्ट इनको इंटरेक्शन करनी है, चार्ज की सेपरेशन होती है डाइपोल के अंदर, तो ये क्या है, चार्ज की वजह से क्या है, इंटरेक्शन है, अट्रैक्शन है। तो इस इंटरेक्शन को हम नाम देते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। दूसरी तरह की इंटरेक्शन हो सकती है कि आपका पहला पार्टिकल तो पोलर हो, पॉजिटिव पोल है, नेगेटिव पोल, और दूसरा पार्टिकल हो नॉन पोलर, जिसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पूरे पार्टिकल के अंदर, सेम मॉलिक्यूल के अंदर। तो इस केस में जो पहला पार्टिकल है इसके पास जो नेगेटिव चार्ज है, जब इसी क्लोज प्रोक्सिमिटी में आता है तो उस टाइम पे ये अपने नेगेटिव चार्ज से, अपने नेगेटिव एंड से इसके नेगेटिव जो चार्ज है उसको रिपेल करता है। सपोज नेगेटिव चार्ज उसका यहाँ से रिपेल हुआ, दूसरी तरफ गया, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव हो गया, और जो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा सा यहाँ एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया, तो यहाँ इस तरफ क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव। तो जो अब ये पार्टिकल जो पहले नॉन पोलर था, अब ये पोलर हो गया किसकी वजह से, पहले डाइपोल की वजह से। तो यहाँ पे पहले डाइपोल ने दूसरे एक नॉन पोलर पार्टिकल के अंदर पोलैरिटी इंड्यूस की। अब जो इंड्यूस्ड पोलराइजेशन है उसकी वजह से यहाँ पे पोलर पोलर वाली क्या होंगी, इंटरेक्शन होंगी, यानी कि अट्रैक्शन होंगी। तो इस सिनारियो में जो यहाँ पे इंटरेक्शन होंगी इसको हम बोलेंगे, पहला तो आपके पास डाइपोल था और दूसरा था इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन यहाँ पे होंगी। तीसरी तरह की इंटरेक्शन की मैं बात करूं, जिसके अंदर पहला पार्टिकल भी आपका नॉन पोलर और दूसरा पार्टिकल भी नॉन पोलर। जब दोनों ही पार्टिकल नॉन पोलर हों तब कैसे डाइपोलर इंटरेक्शन हो सकती है। तो उस केस में क्या होता है कि जब भी कोई पार्टिकल होता है, कोई मॉलिक्यूल, कोई भी एटम, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और आपको पता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो जब वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं तो किसी इंस्टेंट पे ऐसा हो सकता है कि जो पार्टिकल हैं उसके नेगेटिव चार्ज, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज एक साइड एक्यूमुलेट हो जाए और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाए वहां पे, और दूसरी साइड जब ये इलेक्ट्रॉन इस साइड आ गए तो दूसरी साइड क्या हो गया, पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर आ जाए। अब पहले वाला पार्टिकल क्या है, ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल बना है, हमेशा के लिए डाइपोल नहीं रहने वाला, ये एक इंस्टेंट के ऊपर डाइपोल बना है, तो ये क्या है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। और अब ये जो डाइपोल है ये जब किसी की क्लोज प्रोक्सिमिटी में हो, नॉन पोलर की प्रोक्सिमिटी में हो, उस केस में ये वाला क्या करेगा, इस पहले वाले इंड्यूस्ड डाइपोल से, जो कि इंस्टेंटेनियसली बना है, जो पहले वाला इंस्टेंटेनियस डाइपोल है, इसकी वजह से ये क्या करेगा, यहाँ पे अपने अंदर पोलैरिटी क्रिएट करेगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव। अब जो यहाँ पे इंटरेक्शन होंगी ये किसकी वजह से है, पहला भी नॉन पोलर था, इंस्टेंटेनियस डाइपोल बना, दूसरा पहले वाले को देख के इंड्यूस हुआ। तो आप इसे कह सकते हो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, और शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं लंदन फोर्सेस, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था या हमें जिसने इनके बारे में बताया था उनका नाम, सरनेम जो था वो लंदन था। तो ये हमने जो बात की है तीन तरह की इंटरेक्शन की, ये हैं पोलर इंटरेक्शन। पहली किसकी वजह से, दोनों ही डाइपोल हों, दूसरी एक डाइपोल है दूसरा उसको देख के इंड्यूस हो गया, और तीसरा कोई भी डाइपोल नहीं था लेकिन एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल बना और दूसरा उसको देख के इंड्यूस हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर आता है एच बॉन्डिंग। फोर्थ क्या है, एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग आपको पता है कोई परमानेंट बॉन्ड नहीं है, क्योंकि जब भी हम बॉन्ड की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड या फिर मेटेलिक बॉन्ड, ऐसा कोई बॉन्ड होगा। लेकिन एच बॉन्डिंग क्या है, एक इंटरेक्शन है, अट्रैक्शन है, किस किस के बीच में, एक हाइड्रोजन एटम जो पहले से किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हो, और कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्स डैश इस
हाइड्रोजन की प्रोक्सीमिटी में आए, और अगर ये पहले वाला X इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा किसकी तरफ होंगे, इस X की तरफ होंगे। और अगर दूसरा जो X डैश अभी हमारे पास आ रहा है इस हाइड्रोजन के पास, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके पास लोन पेयर तो होंगे। आपको पता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो किस साइड होते हैं पीरियोडिक टेबल में, राइट हैंड साइड। और वहां पे क्या होते हैं, मैक्सिमम जो भी पार्टिकल हैं, जो भी एटम्स है वो क्या है, लोन पेयर लिए हुए हैं। तो जब इस X के पास लोन पेयर है तो ये अपने लोन पेयर से इस हाइड्रोजन की तरफ इंटरेक्शन शो करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन तो जो कोवेलेंटली बॉन्डेड था जिस हेलोजन या फिर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए थे। यानी इस हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, आने वाले जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके पास लोन पेयर है तो वहां से इसकी इंटरेक्शन होती है। तो ये वाली जो इंटरेक्शन है इसको बोलते हैं एच बॉन्डिंग। और जो एच बॉन्डिंग है वो डाइपोल डाइपोल से, या फिर जो आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल या फिर लंदन फोर्सेस, इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं कि कितनी क्वांटिटी इनकी स्ट्रेंथ की है, कितनी एनर्जी है इनकी अट्रैक्शन की, तो जो डाइपोल डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल वाले इंटरेक्शन हैं उनके लिए 0.5 टू 2.0 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी होती है इंटरेक्शन की। जबकि लंदन फोर्सेस जो हैं, यानी कि इंड्यूस्ड इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल वाली, इसके लिए 1 किलो कैलोरी से कम जो है एनर्जी होती है। जबकि एच बॉन्डिंग के अंदर 12 से 18 किलो कैलोरी पर मोल जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, या गो में इंटरेक्शन की इतनी एनर्जी है। यानी एच बॉन्डिंग इन तीनों से स्ट्रॉन्ग है, और इन तीनों के अंदर जो डाइपोल डाइपोल है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल है वो थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग, और इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल वो और वीक है इनसे। तो ये बात होगी कि इनकी अट्रैक्शन वाली एनर्जीज की, कि भाई अट्रैक्शन तो जनरली इन फोर्सेस की वजह से होता है। हम कोलेक्टिवली इन डाइपोल फोर्सेस को वंडरवाल फोर्सेस भी बोल देते हैं। अब बात करते हैं रिपल्सिव फोर्सेस की। रिपल्सिव फोर्सेस कब होंगी, देखो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किसी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से इंटरेक्ट करता है तो वहां तो अट्रैक्शन होगी। आपके पास डाइपोल है, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स हैं, तो वहां पे भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगी। लेकिन जब दो पार्टिकल बहुत ज्यादा क्लोज आएंगे तो पहले पार्टिकल का जो नेगेटिव चार्ज है वो दूसरे पार्टिकल के नेगेटिव चार्ज के साथ इंटरेक्शन करेगा। और ये वाली इंटरेक्शन कौन सी होंगी, रिपल्सिव इंटरेक्शन। मान लिया आप दो पार्टिकल के क्लोज आने की बात कर रहे हो, एक से एटम 1 है और दूसरा एटम 2 है, तो जब ये क्लोज आएंगे इनके बीच की जो डिस्टेंस है कम हो जाएगी। जब ये क्लोज आएंगे तो उस केस में जब तक दूर हैं तब तक कोई फोर्स नहीं, जब थोड़े से क्लोज आए तो पहले के इलेक्ट्रॉन दूसरे के न्यूक्लियस से और पहले का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स फील करेगा। यहाँ पे अट्रैक्शन स्टार्ट हुई थी, जब और क्लोज आते गए और क्लोज आते गए तो ये अट्रैक्शन बढ़ती गई। लेकिन जब इनकी क्लोजनेस काफी ज्यादा बढ़ गई तो पहले का जो न्यूक्लियस है वो दूसरे के न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, पहले के इलेक्ट्रॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी करना स्टार्ट कर देंगे। यानी पहले का न्यूक्लियस जो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था वो तो ठीक है, लेकिन उस न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस की रिपल्शन भी तो होगी। जितना क्लोज होंगे उतना रिपल्शन बढ़ेगी। यानी जब काफी ज्यादा डिस्टेंस पे थे तब कोई फोर्स नहीं थी इंटरेक्शन की ये वाली, जब क्लोज आए तो इंटरेक्शन होनी स्टार्ट हुई, धीरे धीरे नजदीक आने पे इंटरेक्शन बढ़ी। लेकिन जब बहुत ज्यादा क्लोज हो गए तो वहां पे रिपल्शन भी हो गई। और रिपल्शन किसकी वजह से, पॉजिटिव पॉजिटिव से रिपेल करेगा, अब नेगेटिव नेगेटिव से रिपेल करेगा। हालांकि रिपल्शन पहले भी थी लेकिन वो काफी कम अमाउंट में थी, लेकिन जब बहुत ज्यादा क्लोज हो गई तो रिपल्शन ज्यादा बढ़ गई। अब जो हमारी रिपल्सिव फोर्सेस हैं और जो हमने 3-4 पहले अट्रैक्टिव फोर्सेस पढ़ी, उन सबका जो आउटकम आता है
उसको हम लिखते हैं लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल। अब बात करते हैं लेनार्ड जोन पोटेंशियल की। लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल जो है वो एक कर्व है। कर्व में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी हम डिस्कस करते हैं। ऊपर की तरफ पॉजिटिव एनर्जी, नीचे की तरफ नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव मीन्स अट्रैक्टिव एनर्जी एंड पॉजिटिव मीन्स रिपल्सिव एनर्जी। और जो ये एक्स एक्सिस है इसके ऊपर है डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। आपको पता है जैसे जैसे नजदीक आएंगे पार्टिकल तो उनके बीच में क्या होगी, अट्रैक्टिव जो एनर्जी है वो क्या होगी, बढ़ेगी और अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी। ठीक है, लेकिन जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो काफी डिस्टेंस पे तो कम ही होती है, लेकिन जैसे 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 पार्टिकल बहुत ज़्यादा नज़दीक आते हैं रिपल्सिव एनर्जी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पार्टिकल एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स नहीं होने पाते। तो जो रिपल्सिव एनर्जी है हमने ऊपर वाली डॉटेड लाइन से दिखाई और अट्रैक्टिव एनर्जी है वो नीचे वाली डॉटेड लाइन से दिखाई। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट क्या होता है वो इस सॉलिड लाइन से मैं रिप्रेजेंट करूंगा कि जैसे जैसे नज़दीक आएंगे जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो बढ़ेंगी, रिपल्सिव फोर्सेस भी बढ़ेंगी, लेकिन विनिंग कौन होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस। लेकिन एक क्लोज प्रोक्सिमिटी आने के बाद भी इसके आगे ना आए उसके बाद से क्या होता है, जो रिपल्सिव फोर्सेस वो बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं और जो ओवरऑल एनर्जी है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो ये वाला जो पॉइंट है जिसके ऊपर मिनिमम एनर्जी होती है ये एवरेज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को दर्शाता है कि ये एवरेज उनके बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी। इससे अगर ज़्यादा क्लोज पार्टिकल आए तो पॉजिटिव एनर्जी हो जाएगी, इससे अगर दूर गए तो अट्रैक्टिव एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये तो थी बात लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल की और रिजल्टेंट की कि जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेज उनका क्या रिजल्टेंट आएगा। अब हम बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में डिफरेंशिएशन की, कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेज हैं इनके बीच में प्रॉपर्टीज वाइज कितना डिफरेंस है। आपको पता है हमने अभी सॉलिड की बात की, इनका वॉल्यूम भी फिक्स है और इनकी शेप भी फिक्स है। लिक्विड की शेप तो फिक्स नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम फिक्स है, और गैसेस में ना शेप फिक्स है ना ही वॉल्यूम फिक्स है। अब अगर हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन की बात करें तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन के टाइम पे हमें कम हीट देनी पड़ती है, यानी डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन जो है वो कम है, जबकि लिक्विड से गैस में कन्वर्जन के लिए हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, यानी कि डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो ज़्यादा है। यानी डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा है, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन कम है। तो सॉलिड से लिक्विड के बीच में जो चेंज आ रहा है पार्टिकल्स की इंटरेक्शन के लिए वो कम है, जबकि लिक्विड से गैसेस फेज में कन्वर्ट करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ता है, ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल्स की जो स्टेट है जो वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है। अगर मैं एंट्रोपी की बात करूं, डेल्टा एस की बात करूं, तो थोड़ा सा एंट्रोपी चेंज होता है। सॉलिड से लिक्विड में जाते वक्त एंट्रोपी बढ़ेगी, नो डाउट। सॉलिड के अंदर पार्टिकल पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस फिक्स है, लिक्विड में ऐसा नहीं है, पार्टिकल मूव कर सकते हैं, वो अपनी डिजायर्ड शेप ले सकते हैं। तो रैंडमनेस तो बढ़ी सॉलिड से लिक्विड के केस में, लेकिन डेल्टा एस कम इंक्रीज हुई। लेकिन लिक्विड से गैसेस के अंदर जाएं तो लिक्विड का जिसका डेफिनेट वॉल्यूम है वो भी डेफिनेट नहीं रहेगा। इतनी एनर्जी लेके पार्टिकल रैंडमली मूव करना स्टार्ट कर दें तो यहाँ पे जो डेल्टा एस की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होगी इस वेपराइजेशन के प्रोसेस में। यानी कि जो लिक्विड है वो किससे रिजेंबल कर रहा है ज़्यादातर प्रॉपर्टी में, सॉलिड से, और गैस से वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। एक और चीज़ है जिसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। जो कंप्रेसिबिलिटी है, अगर हम सॉलिड की बात करें तो लगभग लगभग इनकम्प्रेसिबल होते हैं, लगभग लगभग। सॉफ्ट सॉलिड को अगर मैं ना कंसीडर करूं तो जो मेटल वगैरह हैं वो कंप्रेसिबल नहीं होते। अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड भी कुछ हद तक ए लिटिल जो है
कंप्रेसिबिलिटी शो करते हैं, यानी इनको कंप्रेस तो किया जा सकता है लेकिन बहुत कम, बहुत ज़्यादा कंप्रेशन इनके केस में नहीं होता। लेकिन गैस के पार्टिकल के बीच में गैप इतना ज़्यादा है कि इनको कंप्रेस किया जा सकता है, और इनके जो कंप्रेशन से क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हम वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। यानी गैस क्या है, हाईली कंप्रेसिबल है, लिक्विड थोड़ा सा कंप्रेसिबल है, और सॉलिड तो लगभग लगभग इनकंप्रेसिबल है। यानी कि जो लिक्विड की प्रॉपर्टी हैं वो सॉलिड से ज़्यादा नज़दीक हैं और गैसेस से थोड़ा ज़्यादा दूर हैं। हालांकि फिर भी जो प्रॉपर्टी है लिक्विड की वो सॉलिड और गैस दोनों से डिफर करती हैं।